हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चालू करते हैं भाई। यहाँ पे टॉपिक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैंने सीबीएसई के बहुत सारे एग्जाम देखे जहाँ पे 6 नंबर में, 4 नंबर में, यहाँ तक 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज वही सीखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी आपको। कहानी क्या है? एक नाम का बंदा था जिसका नाम होता है चाणक्य। आप सब जानते होंगे, इंडिया का बहुत पॉपुलर इंसान है चाणक्य। हाँ जी, उसी ने जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया था, किरदार को, और जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो चाणक्य ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम रखा गया अर्थशास्त्र। क्या नाम रखा गया? अर्थशास्त्र। बाद में इस बुक को इंग्लिश वर्ड में अगर ट्रांसलेट करना हो तो इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स। क्या बोला गया? इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, हाँ जी, इसी की तरह एक वर्ड है इकोनॉमी, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो चाणक्य ने बुक लिखी क्या? इकोनॉमिक्स। लेकिन फिर भी हमने इसको इतना ज्यादा पढ़ने पे या फिर इस पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम पे बना दिया फादर। किसको बना दिया फादर? इसका इकोनॉमिक्स का फादर बना दिया गया एडम स्मिथ को। इकोनॉमिक्स का फादर बना दिया गया एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जी बन गए इकोनॉमिक्स के फादर, इकोनॉमिक्स के पापा यानी कि। ठीक है, लेकिन चाणक्य को हर कोई भूल गया कि इसने अर्थशास्त्र लिखी हुई थी। तो आज किसी से पूछोगे इकोनॉमिक्स किसने लिखी है, तो हर कोई बोलता भाई एडम स्मिथ। नहीं सर, वो एडम स्मिथ ने नहीं लिखी, वो चाणक्य ने लिखी हुई है। ये केवल क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिससे बोला जाता है। इसने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, इसलिए इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो चालू करते हैं। इसके बारे में बात क्या थी? एडम स्मिथ जो पॉपुलर हुए थे 1776 के अंदर। कब पॉपुलर हुए? 1776 के अंदर, जिसने बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति के बारे में इन्होंने बुक लिखी। हाँ जी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा गया। अब इनके बारे में बात क्या है, एक पुराने टाइम पे जब चाणक्य ने ये बुक लिखी थी ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ नहीं बनाया था उसने, खाली एक बुक बनाई थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। हर किसी बच्चे को वो बुक पढ़नी पड़ती थी। लेकिन आपको पता है पुराने जमाने में हर किसी को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। लड़कियों को तो 50% कैटेगरी तो वैसे ही हट गई थी, क्योंकि लड़कियां थी वो, इसलिए वो पढ़ ही नहीं सकती थी। सिंपल बात है। हाँ जी, इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ पाते थे, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते थे। उनको वर्गों में बांटा गया, कास्ट के हिसाब से भेदभाव किया गया। जैसे कास्ट कैसे डिटरमाइन करी जाएगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मानता हूँ कि 4 तरह की कास्ट होती है। पहली कास्ट, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए खाली, पहली कास्ट वो कास्ट होती है जो कि सर से ऊपर वाली होती है। मानते हैं कि उनकी बुद्धि जो होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, जिसको ब्राह्मण कहा गया था। ठीक है जी, हाँ जी। तो पहली कास्ट कौन सी हो गई? ब्राह्मण। दूसरी कास्ट मैं मानता हूँ जो गले से नीचे वाली और जो पेट है उससे ऊपर वाली, मतलब जिसके छाती चौड़ी होती थी और डोले शोले बने होते थे, लड़ने में अच्छे थे, जिनको क्षत्रिय बोला गया। ठीक है। तीसरी कास्ट मैं मानता हूँ भाई कि वो छाती से नीचे वाली और टांगों से ऊपर वाली, यानी जिसका पेट वेट भारी होता था, जैसे लाला वाला टाइप या फिर बानिया टाइप। तो इन मतलब जो व्यापारी होते थे, जो ट्रेडर होते थे, इन लोगों की तरह तीसरी तरीके से कास्ट बन गई। चौथी कास्ट थी भाई सूद चमार, जिसे कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो मजदूरी का ही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, मजदूरी काम करते करते मर जाएंगे, मतलब कि वो वेस्ट की तरह माने जाते थे, जो टांगों से नीचे वाला हिस्सा था उसके लिए। हाँ जी, तो उसको वेस्ट बोला जाता था, या फिर आप सूद चमार बोल सकते हो जिन्हें, शूद्र जिसे बोला जाता था। तो ये 4 तरह की कास्ट थी। इनमें से भी पढ़ने का अधिकार केवल इनको था। किसको? क्षत्रियो को और ब्राह्मण को। ठीक है, क्षत्रिय और ब्राह्मण ही पढ़ पाते थे। अगर कुछ ट्रेडर भी पढ़ पाते थे, जो अमीर व्यापारी होते थे केवल वो पढ़ पाते थे, जो गरीब व्यापारी थे उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे। सिंपल भाई। हाँ जी, तो कास्ट कैटेगरी बांटी गई थी जिसमें से कुछ ही लोग जो थे वो पढ़ पाते थे। उनमें भी चाणक्य ने एक जो बुक बनाई थी वो हर कोई पढ़ सकता था उसके हिसाब से। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसके 2 पार्ट करे गए। एक का नाम रखा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक का नाम रखा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों किया गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये है छोटे लेवल पे। तो पहला जो डिफरेंस आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो यही आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है वो स्मॉल लेवल पे पढ़ी जाती है, यानी छोटे लेवल पे पढ़ी जाती है। सिंपल बात है। आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रो वर्ड सुना होगा कई बार। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, यानी कि मीनिंग है ये स्मॉल, यानी माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पे हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, यानी अगर आपको पूरे देश की इकोनॉमी को नहीं देखना, यानी आपको किसी एक इंसान के बारे में सीखना है, एक इंसान का व्यवहार सीखना है कि वो कैसा बिहेव करता है, तो उसके बारे में सीखेंगे हम किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी अगर आपको सीखना है, अगर मैं किसी चीज के प्राइस बढ़ा दूं तो वो इंसान उस चीज को ज्यादा खरीदेगा या फिर उस चीज को कम खरीदेगा, उसकी डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी या फिर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपको ये बातें सीखनी है तो वो किसके अंदर सीखोगे आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और वहीं पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी? अगर आपको एग्रीगेट लेवल पे सीखना है, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे सीखना है, पूरी कंट्री के लेवल पे सीखना है, तो आप किसके अंदर सीखोगे? एग्रीगेट लेवल के अंदर।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, सिंपल बात है। महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाए, मैं बंदियों की बात नहीं कर रहा, मैं मंदी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। महंगाई और मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे ठीक किया जाए, उसको सीखेंगे किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आसान है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है भाई कई बार। क्या कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है, अगर बात करी जाए कंपनी, क्या कंपनी, भैया एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये जो बहुत सारे लोग हुए, अब इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाए या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट किया जाए। सुनिए, अगर कंपनी के बारे में कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऐसे निकाली कि कंपनी को फायदा होगा या फिर लॉस होगा किसी भी तरीके से, तो वो जो पॉलिसी निकाली गई है वो कंपनी के बारे में, तो ये जो मतलब जो गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन किया, डील किया है, पॉलिसी निकाली है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में? सिंपल, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, लगता है कि वो मैक्रो में हो सकता है, सिंपल बात है। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि पूरे क्या देश के बारे में हो, तो इस वजह से लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सोचिए, जो उसके अंदर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, उस कंपनी के हिसाब से, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है, इस तरीके से। मतलब कंपनी एक यूनिट होती है, एक इंसान की तरह काम करती है कंपनी, सिंपल बात है। हम ये एज्यूम करते हैं जो कंपनी है वो भी एक इंसान है, सिंपल बात है। हाँ जी, आप कहा भी जाता है कि भाई कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है भाई। तो इस वजह से हम मान के चलते हैं कि कंपनी एक इंसान है, और एक इंसान के बारे में जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कंपनी के बारे में होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन है या फिर जो बातें हैं वो किसके अंदर आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम स्मॉल लेवल पर पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे। आते हैं दूसरा टॉपिक जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है इंडिविजुअल लेवल, और इसका लेवल क्या होता है, एग्रीगेट लेवल। यानी कि इसका लेवल होता है बड़े स्तर का लेवल और इसका लेवल क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल। ये तो था मीनिंग इसका, लेकिन उस मीनिंग को डिफाइन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा। स्मॉल मतलब हम इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और इसमें एग्रीगेट लेवल पर पढ़ते हैं, बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। आसान है। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो पढ़ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग, सोचिए ध्यान से। पहली चीज आती है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। एक इंसान कैसे किसी चीज की डिमांड करता है और एक इंसान कैसे किसी माल को बेचता है, उसको हम सीखते हैं किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सिंपल बात है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक मछुआरा है, मछुआरा कैसे किसी चीज के प्राइस जो होगा वो डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करने की हेल्प कौन करेगा, वो करेगा इंडिविजुअल सप्लाई, क्योंकि एक मछुआरे को अपनी चीजों के प्राइस फिक्स करने हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, ये डिसाइड कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है कि एक इंसान कैसे किसी चीज की डिमांड को या फिर सप्लाई को अफेक्ट करता है। लेकिन वहीं पे पूरे देश के अगर बारे में बात करना है तो वो कौन अफेक्ट करेगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल बात है। हाँ जी, आप आगे जगह पढ़ेंगे कि जो ये है इंडिविजुअल डिमांड, आप देखेंगे कि इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, और जहां पे ये जाके कुछ मुच्चू मतलब इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है, हाँ जी, प्राइस, और वहीं पे क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, ये डिमांड, और इसको बोलते हैं सप्लाई। सिंपल बात। तो इस तरीके से प्राइस डिटरमिनेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही अलग होती है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड है, बिल्कुल अलग है किससे, इस कंसेप्ट से। ठीक है भाई। हाँ जी, बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम यही वाला पॉइंट होता है। तो वो आप आगे जाके पढ़ोगे डीपली, मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में या फिर एग्रीगेट डिमांड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ा जाएगा। तो ये मान लो ये जो है ये इसके एलिमेंट्स है कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का यूज होगा, किन किन बातों के बारे में आप सीख सकते हो। इतना सिंपल था। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस आता है भाई यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं या फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सोचिए माइक्रो इकोनॉमिक्स 11वीं में पढ़ाई जा रही है। अगर आप 11वीं के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, क्या 12वीं के अंदर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली? उस टाइम तक आपने 11वीं के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स चालू करी है पढ़नी, कि आपने अभी तक क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं? नहीं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो 12वीं के अंदर पढ़ाई जाएगी। सिंपल है। तो आपने 11वीं के अंदर खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ी है। तो इस वजह से जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, क्या आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता है? नहीं पता ना। तो इस वजह से हम मान के चलेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और इसी तरीके से जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पे क्या होता है, क्या आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है? हाँ जी, पढ़ी होती है, लेकिन उस टाइम तक भूल चुके होते हैं। समझ में? हाँ जी, होता है कई बच्चे, भाई ज्यादातर बच्चे ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं कंसेप्ट को। तो जब हम हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम मानेंगे जैसा था वैसी इकोनॉमी चल रही है माइक्रो लेवल पे, हमें केवल ध्यान देना है किस पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। आसान था। हाँ जी, अगला टॉपिक आता है सेविंग इज गॉड और सेविंग इज बैड। यानी कि अगर आप छोटे लेवल में पढ़ रहे हो, तो सेविंग आपके लिए अच्छी बात होती है, लेकिन आप वहीं पे बड़े लेवल पर अगर पढ़ रहे हो तो सेविंग क्या होती है आपके लिए, बैड हैबिट होती है, बुरी बात होती है। एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मम्मी ने आपको बोला भाई 1 किलो दाल लेके आनी है। क्या लेके आनी है? 1 किलो दाल। मम्मी ने आपको 150 रुपये दिए और मम्मी ने बोला 150 रुपये की 1 किलो दाल आएगी, आपको वो दाल लेके आनी है। आसान है? हाँ जी। आप मार्केट में गए, आपने देखा उसी क्वालिटी की दाल उतनी ही क्वांटिटी में आपको 100 रुपये में मिल रही है बगल वाली दुकान पे। आप किससे लोगे? उसी से या फिर बगल वाली दुकान से? जाहिर सी बात है आपको बगल वाली दुकान ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी भी वही है। आप गए बगल वाली दुकान से दाल ले आए। अब सोचिए आपने 50 रुपये बचाए, बहुत अच्छे। अब मम्मी आपको जूतों से मारेगी या फिर चप्पल से मारेगी? लगता है ऐसा कि जूतों से या चप्पल से खाने का काम किया आपने? नहीं, बल्कि मम्मी उसका पुचकारेगी, ओ मेरा बेटा, मेरे बेटे ने मेरे 50 रुपये बचा दिए, मेरा हीरे जैसा बेटा। तो मम्मी क्या कर रही है? आपको अच्छा कर बता रही है कि आपने अच्छी बात करी है। तो माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे पैसे बचाना क्या होती है? गुड हैबिट होती है, आसान बात होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी। तो छोटे लेवल पे पैसा बचाना गुड हैबिट है, इसलिए आप कह सकते हो सेविंग इज गुड। कब? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन वहीं पे अगर बात करी जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बड़े लेवल पे, यहाँ पैसा बचाना अच्छी बात नहीं है। कैसे? वो समझिए, पैसा बचाना बुरी बात होती है। देश के ऊपर अगर बात आएगी तो पैसा बचाना बुरी बात होती है। किस तरीके से? भैया ऐसा कभी नहीं सुना हमने। पैसा बचाना सच में बुरी बात है। वो किस तरीके से? समझिए ध्यान से। अब सोचिए, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मैं नोट्स जो है ना वो बेचता हूँ अपने। मैं अपनी बुक्स पब्लिश करता हूँ, मैं अपने नोट्स बेचता हूँ, ठीक है। मैं अपने टेस्ट जो है या फिर जो सीरीज है वो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ आपको, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बजाय मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, जिससे मेरी अर्निंग चल रही है, जिससे मेरा घर चल रहा है। सिंपल बात है। हाँ जी। आपने देखा भैया आपकी तो जो नोट्स हैं या फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है, या फिर आपको लगा कि भाई मैं इतना पैसा क्यों खर्च करूँ, फ्री में यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाएगी। सिंपल बात है। आपने मेरे से नोट्स नहीं खरीदे, आपने मेरे से बुक्स नहीं खरीदी, आपने मेरे टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे, आपने मेरा कोई कोर्स परचेज नहीं किया। सिंपल बात है। जिसकी वजह से आप पैसा बचा रहे हो अपना, वो कह रहे अच्छी बात तो है पैसा बचाना, मेरे लिए तो मजा ही मजा है। लेकिन सोचिए सर देश के ऊपर में, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, देश में क्या हुआ, आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, मतलब मेरी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। और मेरी इनकम कम होने की वजह से जो मैं खर्चा करता हूँ, जैसे कि मैंने नेट पैक ले रखा है, उसका मैं खर्चा कम करूँगा। जैसे मैंने मकान मालिक से कोई घर ले रखा है किराए पे, तो मैं उसका किराया भी कम दूंगा, क्योंकि मेरे को इनकम कम हो रखी है। सिंपल बात है। यानी कि जहां मैं 50-60 रुपए रोज के खाता था, 200-300 रुपए रोज के खर्च करता था, उसकी जगह मैं उनको खर्चा कम कर दूंगा अपना, यानी कि ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को इनकम भी क्या हुई है, कम हुई है। यानी कि आपके पैसे ना देने की वजह से, जो आप कोर्स नहीं खरीद रहे, नोट्स नहीं खरीद रहे, ठीक है, आपके ये सब चीजें ना करने की वजह से, खर्चा ना करने की वजह से मेरी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। और मेरी इनकम कम होने की वजह से मैं खर्चा पानी कम कर रहा हूँ। तो मैं जिसको पेमेंट करने वाला था, मकान मालिक को या फिर टीवी सिनेमा वालों को या फिर और चीज़ों वालों को, जैसे लेज खरीदा, चिप्स खरीदा, कुरकुरे खरीदा, इन सब के मतलब कि चीज़ें नहीं बिक पाएंगी, क्योंकि हम लोग नहीं खरीद रहे, हम जैसे लोग, क्योंकि हर कोई सेविंग करने में लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपना खर्चा कर नहीं पा रहे उस रेट से। थोड़ी नॉइस आ गई थी भाई। हाँ जी। तो हर कोई क्या कर रहा है, अपनी सेविंग करने में लगा हुआ है, इस वजह से हम खर्च नहीं कर पा रहे। और जब हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी में हमारे पास पैसे कमाएंगे, हमारे पास पैसे कमाएंगे तो हम खर्चा भी कम करेंगे, और खर्चा कम करेंगे तो ये जो कंपनियां होती है जो ये सब माल बनाती हैं और उसे बेचती हैं हम लोगों को, क्या ये इनका माल उतना बिकेगा? जब हम खरीदेंगे ही नहीं वो माल, तो फिर इनका माल बिकेगा कैसे? तो उतना ज्यादा इनका माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि कोई खरीद रहा ही नहीं है। और जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो इनका माल बिकेगा नहीं, और माल जब इनका बिकेगा नहीं तो क्या माल बनाएंगे उतना, क्या उतना प्रोडक्शन होगा जितना पहले प्रोडक्शन होता था? नहीं ना, उनका प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और जब वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या उतने लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे जितने लोगों को पहले जॉब प्रोवाइड कर रखी थी? नहीं ना, तो वो लोगों को क्या करेंगे, निकालना चालू कर देंगे अपनी कंपनियों में से, क्योंकि उतना काम है नहीं उनके पास, क्योंकि लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, जिस वजह से डिमांड ही नहीं हो रही उनकी चीजों की। तो वो लोगों को क्या करेंगे, निकालना चालू करेंगे कंपनियों में से, यानी कंपनियों में से लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी। यानी कि लोगों की नौकरी जा सकती है, जिसमें से आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, आपके खर्चा ना करने की वजह से, आपके मेरे कोर्स या फिर नोट्स ना परचेज करने की वजह से आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेंबर की जॉब जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, जल्दी से जल्दी कोर्स खरीदिए या फिर नोट्स परचेज करिए, सारे जितने भी खर्चा कर सकते हो। अगर आप, मैं कह रहा हूं 100 रुपए का कोई चीज है, आप मेरे को 500-600 रुपए दीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स को और ज्यादा जॉब मिले, आपके क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स को और ज्यादा नौकरियां मिले। सिंपल बात है भाई। हाँ जी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, सेविंग करना क्या होती है, बैड हैबिट होती है, क्योंकि इसकी वजह से, सेविंग करने की वजह से, आपके पैसे बचाने की वजह से आपके पेरेंट्स की जॉब जा सकती है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, खाली एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं। तो अगला आता है इंस्टीट्यूशनल एजेंट और इंडिविजुअल एजेंट का कंसेप्ट। अब ये एजेंट क्या होता है, आपने काफी ज्यादा मूवीज देखी होंगी जिसमें बात करी जाती है एजेंट्स की। एजेंट क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो किसी दूसरे देश में जाके डाटा लेके आता है, इकट्ठा करता है। वैसे ही यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में भी कुछ एजेंट होते हैं, उन एजेंट का काम होता है डाटा इकट्ठा करना है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, इन सब चीजों का वो डाटा इकट्ठा करते हैं। सिंपल बात है। हाँ जी। और एजेंट होते हैं दुनिया में 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के। पहला होता है इंडिविजुअल
और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल एजेंट में कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर क्या करता है, एक लौता इंसान है, इंडिविजुअल इंसान है, और वो क्या करता है, डिमांड करता है चीजों की। तो वो जैसे मेरी मम्मी टमाटर जाके पूछती है, भाई टमाटर के भाव लेना हो या ना लेना हो, फिर भी डाटा इकट्ठा करेंगी, भाई क्या भाव चल रहा है, सिंपल है। हाँ जी, आलू वाले से पूछेंगे आलू क्या भाव दे रहे हो भाई साहब, लेना हो या ना हो मतलब नहीं है उससे, मगर रेट पता होना चाहिए, तो डाटा इकट्ठा करते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं इंडिविजुअल क्या होते हैं, एजेंट। हाँ जी, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये लोग क्या होते हैं, इंडिविजुअल एजेंट। वहीं पे बात करी जाए इंस्टीट्यूशनल एजेंट की। इंस्टीट्यूशनल एजेंट क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में डाटा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि नाम सुना है कभी, सेंसेक्स, बुरा मत लेना, पूरा पढ़ना एक बार में, सेंसेक्स। हाँ जी, जिसके अंदर दो कंपनियां हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी, उसके बाद बात करेंगे कभी फिर कभी। हाँ जी, तो सेंसेक्स, जैसे कि नाम सुना है, आरबीआई तो सुना ही होगा, आरबीआई। अगर आपने नहीं सुना तो आप घर पे जाकर कोई भी नोट उठा के देख लो, उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं आरबीआई। तो ये भी डाटा इकट्ठा करती है। इसके अलावा ट्रेड, ठीक है जी, हाँ जी, और ऐसी ऐसी कंपनियां जो होती हैं ये डाटा इकट्ठा करती हैं देश में, ताकि ये पॉपुलैरिटी या फिर पॉपुलेशन या फिर क्या बोलते हैं महंगाई और डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ये सब कैलकुलेट कर पाए, तो ये लोग डाटा इकट्ठा करते हैं। इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट, एक ऐसे एजेंट जो बड़े लेवल पे डाटा इकट्ठा करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अंदर केवल कौन काम करता है, इंडिविजुअल एजेंट, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा एजेंट काम करता है, इंस्टीट्यूशनल एजेंट, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सेबी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया या फिर निफ्टी या फिर ट्रे या फिर आरबीआई, ये सब चीजें कौन काम करती हैं, इंडिविजुअल एजेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इंस्टीट्यूशनल एजेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लास्ट टॉपिक आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आप धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स में तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। क्या होता है इक्विलिब्रियम मतलब, संतुलन। संतुलन मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पे इंसान का या फिर कंज्यूमर का या फिर प्रोड्यूसर कह लो, किसी का भी दिमाग जो होता है वो संतुलन में रहता है। और वो संतुलन में कब होता है, क्या प्रॉफिट होगा तब या फिर जब लॉस होगा तब, यानी जहां पे दिमाग संतुलन में रहता है उस पोजीशन को बोलते हैं संतुलन। सिंपल बात है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे दिमाग संतुलन में रहता है, उसी चीज को बोलते हैं। यहां पे हम पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि पूरी देश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जनरली इक्विलिब्रियम कहां पे होता है। और लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पूरे इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि हम पढ़ते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। सिंपल बात है, हिंदी वालों के लिए इसको बोला जाता है आंशिक, इसको बोलते हैं आंशिक संतुलन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं आंशिक संतुलन और यहाँ पे हम पढ़ते हैं सामान्य संतुलन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सामान्य संतुलन। हाँ जी, इसे बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जनरली जो भी लोग इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं उसको बोला जाता है जनरल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, और उसका एक पार्ट होता है छोटा सा जिसको पढ़ेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आने वाले कंसेप्ट में आप सीखोगे। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो यहाँ पे खत्म होता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपके जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और भाई नोट्स बनाने की तैयारी करी जा रही है, तो नया चैनल है तो फिर मेहनत करी जाएगी धीरे धीरे। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। अगर वीडियो में कोई खराबी हो तो कमेंट करके नीचे बताइए पक्का जरूर। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तो टाटा बाय बाय।